थी, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको उसी दिन इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा। आई अपोलोजाइज, मैं ऐसा नहीं कर सका। और आज चूंकि हमने पिछले ट्यूसडे और अब ये ट्यूसडे तकरीबन 8वां दिन है आज, तो मैंने इसको बीच में छोड़ा था इस लेक्चर को, तो मैं उसको पीछे से ही कंटिन्यू करके आज इसे मुकम्मल करूंगा। ठीक है कि नहीं? और हम ये क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो पिछली असाइनमेंट्स थी उनकी सबमिशन रिकॉर्ड क्या क्या है। तो वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने सबमिट कर दिया है और कितने लोगों ने सबमिट नहीं किया अपना पुराना होमवर्क। ये आप अभी आपके सामने आ रहा है रिजल्ट। अब ये चीज देखें कि सबसे पहले जो असाइनमेंट 1 थी, असाइनमेंट 1 अभी तक 24 लोगों ने की है। ये आपके स्क्रीन के सामने आ गया कि नहीं आया? 24 लोगों ने की है और वो मैंने चेक करके उन्हें वापस भी कर दिए। 24 के 24 लोगों को, ये आपके सामने अभी आएगा। देखिए, जो असाइनमेंट 1 है, ये वो लोग हैं जो आपके सामने जिन्होंने पेपर किया है और उनको मैंने चेक करके वापस कर दिया है। आई होप ये आपके सामने आ रहा है। ये सब वो लोग हैं जिनके असाइनमेंट 1 सारी चेकड है और चेक होकर उन्हें वापस मिल चुकी है और ऑनलाइन चेक हुई है ये सारी। अगर आप इसमें से कोई एक आध देखना चाहते हैं, देखें कि चेकिंग का आपको बता देता हूं। तो आप ये इसमें से किसी एक स्टूडेंट का देख देते हैं आपके सामने, किसी भी स्टूडेंट का। ये देखें, इस तरीके से ये चेकिंग हुई है। ये देख रहे हैं आपके सामने, एक टिक से मुराद एक नंबर है। एक टिक का मतलब ये है कि यहां पर एनफ वर्किंग हो गई है या एनफ जो है वो लिखा गया है, कहा गया है कि एक नंबर डिजर्व करता है बंदा। 19 आउट ऑफ 15 का मतलब है कि 19 सॉलिड पॉइंट्स लिखे गए हैं, इतने कि जो हर नंबर जो है वो एक मार्क्स एज्यूम करता है। हाँ, एक टिक जो है वो एक नंबर के बराबर है। ये सब चेक होकर ऑनलाइन उन बच्चों को वापस मिल चुके हैं असाइनमेंट 1। लेकिन असाइनमेंट 1 जो है वो सिर्फ 24 स्टूडेंट्स ने की है और 46 स्टूडेंट्स ने नहीं की है। और मुझे एक पेपर को ऑन एवरेज चेक करने में 20 मिनट्स लगते हैं, 20 या 25 मिनट्स लगते हैं ऑनलाइन चेकिंग करने में। लेकिन ये कि आप लोगों ने तकरीबन अभी तक नहीं काम किया, बहुत सारे लोगों ने। अब आ जाते हैं असाइनमेंट 2 की तरफ। जो आपको असाइनमेंट 2 मिली थी, इसका भी रिजल्ट आपके सामने है। ये आपका जो है, इसमें से 27 लोगों ने ये की थी, 29 लोगों ने, 29 लोगों ने ये कर दी है। और ये आप देखें, ये भी मैंने चेक करके वापस दे दी। ये लोग हैं जो 29 लोग जिनकी लिस्ट अभी आपके सामने आ रही है, ये सारे इनके पेपर चेक हुए हुए और इन्हें वापस दे दिए गए। असाइनमेंट नंबर 3 देखें। असाइनमेंट नंबर 3 में भी जो है रिकॉर्ड वो काफी कम है। सिर्फ 26 लोगों ने वो पेपर किया है और उन्हें चेक करके मैंने वापस कर दिया है। आगे चले जनाब, असाइनमेंट 4 की तरफ आ जाए। असाइनमेंट 4 अभी मेजॉरिटी बच्चों की चेक नहीं हुई है, लेकिन 27 ने कर दी है। उसमें से मैंने अभी तक सिर्फ एक बच्चे को चेक करके वापस किया है, रामिज अब्बास को। बाकी मैंने 27 ये किसी की बाकी लोगों की चेक नहीं की। और एक क्विज था, पेपर 5 का एक छोटा सा क्विज था 5 नंबर का, वो लकीली 41 लोगों ने कर दिया है। एटलीस्ट इसमें आप लोगों की परफॉर्मेंस 50% है और 29 लोगों ने नहीं किया। आगे चलते हैं, अब यहां से निकलें बाहर, वापस आ जाएं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली प्लीज जो है वो ये काम प्लीज करके करके जो है वो मुझे जमा करा दें। मुमकिन है कुछ लोगों की असाइनमेंट्स जो हैं वो अभी तक मेरे सामने ना ही हो, मुझे मिली ना हो, तो इसलिए मुमकिन है वो चेक नहीं हुई हो किसी ने। बेटा, आप लोग अपनी असाइनमेंट्स गूगल क्लासरूम पे भेजा करें। आप लोग अपनी सारी जो असाइनमेंट्स हैं वो गूगल क्लासरूम में भेजा करें वहां पर, क्योंकि वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जो बीकन हाउस ने हमें मुहैया किया हुआ है।
तो आप अपनी सारी असाइनमेंट्स जो है वो गूगल प्लेटफॉर्म पे खोला करें, को पे भेजा करें, आप व्हाट्सएप ना किया करें, ठीक है कि नहीं। और अब यहाँ पर आप देख लेते हैं आगे चीज देखें। कल उस दिन जो पिछले ट्यूसडे लेक्चर शुरू हुआ था उसमें फिर ये क्वेश्चन था, मैं उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, हम इस वक्त क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 जो है वो आपने एक्सपेरिमेंट करना नहीं होता, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना होता, आपने क्वेश्चन जो 2 है उसका परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट का डाटा आपको दिया जाता है और आपने उस डाटे के ऊपर अपनी वो करनी होती है, वर्किंग करनी होती है। अगर आपको याद हो तो पिछले ट्यूसडे को जो क्वेश्चन आपको दिया गया था वो ये था, आपके सामने अभी आ जाता है वो क्वेश्चन। अगर आपको याद हो तो पिछले ट्यूसडे आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो में ये क्वेश्चन है, अभी आपके सामने आ जाता है। ये क्वेश्चन 2 था, ये वाला। इसकी ये हमने नहीं डिस्कस किया कि ये वायर वाइब्रेट क्यों करती है या इसका सारा हिसाब किताब क्या है, आगे चलें। ये स्टेशनरी वेव से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये इसकी इक्वेशन थी। और उसके बाद आपसे उन्होंने पार्ट ए में पूछा था कि जी आप इसकी ग्रेडियंट के बारे में बताएं। फिर आगे चलें, इसमें पार्ट बी में अगर आप नोट करें तो आपके सामने ये टेबल बना हुआ था। इसमें आपने तीसरा कॉलम कंप्लीट करना था 1/L वैल्यूज से, यानी जो उसमें सेकेंड कॉलम में लेंथ की वैल्यूज दी हुई हैं, आपने उनका रेसिप्रोकल निकालना था अलॉन्ग विद देयर एरर्स। यानी जिस तरह इसमें लेंथ दी हुई है 54.5 प्लस माइनस 0.5, तो हमने 1/L निकालना था और 1/L अलॉन्ग विद इट्स एरर निकालना था। आगे चलें, और फिर आपने ग्राफ प्लॉट करना था 1/L का। और अब देखें यहाँ पर सी के पार्ट 1 में एक चीज आ रही है, इंक्लूड एरर बार्स। क्या चीज आ रही है? इंक्लूड एरर बार्स आ रहा है। ये चीज अगर आप नोट करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, आपने ये ओ लेवल फिजिक्स में नहीं पढ़ा, आपने एएस फिजिक्स में नहीं पढ़ा। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज कैसे हम डिस्कस करेंगे वो हम इसको बात करेंगे इसके बारे में। फिर आप ये चीज नोट करें सी के पार्ट 2 में कि आपने 2 लाइनें बनानी है। एक है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट, एक ये लाइन आपने बनानी। और उसके बाद आपने एक और लाइन बनानी है, वर्स्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रेट लाइन ऑन योर ग्राफ, ये एक दूसरी लाइन है जो आपने बनानी है। और आप ये चीज नोट करें कि ये दोनों लाइनें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। फिर तीसरी बात देखिए आपने क्या कहा, डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन तो आप पहले भी निकालते रहे हैं, लेकिन नई बात क्या है, इंक्लूड द अनसर्टेनिटी इन योर आंसर। ये है बात सारी अहम पॉइंट कि आपने ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी भी निकालनी है। वापस आ जाए इधर, ये जनाब हम इस पर आ गए। अब देखें पिछली क्लास में मैंने आपको याद है लेंथ की जो वैल्यूज दी हुई थी, तो 1/L की हमने ये एरर्स वगैरह सारे निकाले थे। लेकिन जिन लोगों ने पिछली क्लास या पिछले ट्यूसडे को अटेंड नहीं किया था उनके लिए मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि आप फर्ज करें आपको लेंथ की वैल्यू दी हुई है 54.5 प्लस माइनस 0.5 और साथ इनटू 10⁻⁻² भी दिया हुआ है। 10⁻⁻² कहां दिया हुआ है? ऊपर कॉलम के हेड पे दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है। इसका मतलब है कि सारी क्वांटिटीज 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर आप वो 10⁻⁻² मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज कुछ यूं बन जाती है। अब आपने 1/L की वैल्यू निकालनी है, तो 1/L का हम नाम रख देते हैं। क्या नाम रखें हम 1/L का? हम 1/L का नाम रख देते हैं m, रख देते हैं m इज इक्वल टू, नहीं m नहीं, m ग्रेडियंट से ताल्लुक रखता है तो कंफ्यूजन फैलाएगा। ऐसा कर लें आप z कह लें, z इज इक्वल टू 1/L, ठीक है कि नहीं। अब l की ये वाली वैल्यू है तो z की वैल्यू क्या होगी? 1/0.545। तो आपका आंसर आ गया 1.835। ये आपने उसकी वैल्यू वर्कआउट कर ली। यहां तक तो बहुत आसान है।
मगर आप एरर कैसे निकालेंगे? एरर कैसे निकालेंगे? जेड की एरर कैसे निकालेंगे? तो उसके दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स बाय विच आप जेड की एरर निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जेड लार्जेस्ट आप तब वर्कआउट कर सकते हैं जब आप लेंथ की स्मॉलेस्ट वैल्यू लें। यहां पर जो एल लिखा हुआ है, इस एल से मुराद है जेड की लार्जेस्ट वैल्यू, और यहाँ एल 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 के साथ छोटा सा जो एस लिखा हुआ है, इसका मतलब है एल की स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब अगर आप इधर देखें तो इसमें 0.545 एल की नॉर्मल वैल्यू, इसको आप एल एन कह दें। इसमें 0.005 इसमें जमा करें तो ये 0.550 ये एल की लार्जेस्ट वैल्यू, और 0.005 इसमें से माइनस करें तो 0.540 ये एल की स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब अगर मैंने z की लार्जेस्ट लेनी तो मुझे l की स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करनी चाहिए 0.54। जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पास जो वैल्यू आई z की वो आई जनाब 1.852। अब मैंने एरर इन z निकाला, एरर इन z निकाल लिया मैंने, z लार्जेस्ट माइनस नॉर्मल z, 1.852 माइनस 1.835, तो मेरा आंसर आ गया 0.017। तो मैं z को इस तरह से लिख सकता हूं कि z इज इक्वल टू 1.835 प्लस माइनस 0.017। यूं करके मैं z की वैल्यूज वर्कआउट कर सकता हूं, इस तरह लिख सकता हूं। और मैंने यूं ही करके ये तीसरा कॉलम भर लिया। यहां लेंथ थी, मैंने ये रंग बिरंगे मार्कर से इसलिए लिखी है। पहली रीडिंग को ब्लैक में लिखा है, दूसरी को रेड में, तीसरी को ब्लू में, चौथी फिर ब्लैक में, पांचवी रेड में, और छठी जो है वो फिर ब्लू में लिख दी है। और ये इन सारों की मैंने वर्किंग कैलकुलेट की हुई है, वर्किंग मतलब करके ये मैंने वैल्यूज कैलकुलेट कर दी। यहां तक, ये अगली बातों से नहीं आपने कंफ्यूज होना, यहां तक आपने लिखना था। अब आप ये चीज देखें कि उसके बाद जो बात समझने की है वो क्या है, वो ये है कि जनाब आप ये चीज देखो कि आप, अच्छा जेड की आप एरर इस तरह भी निकाल सकते थे। ये 1/L है, आप कहते हैं जी z इज इक्वल टू L माइनस 1, एरर इन z ओवर z इज इक्वल टू, ये -1 जो है आप इसको इग्नोर कर सकते हैं कि उसको आप +1 के बराबर ले सकते हैं। एरर इन L ओवर L लिख लेंगे, फ्रैक्शनल एरर दोनों की बराबर है, और इस तरह से आप एरर इन z निकाल सकते हैं बाय एरर इन L ओवर L इनटू z। यानी इसका मतलब है एरर इन z इज इक्वल टू, एरर इन L कितनी थी? 0.005 थी, L की वैल्यू कितनी थी? 0.545, और यहां पर आप z की वैल्यू पुट कर दें 1.835। यहां पर मैं इसको इस तरह से करके लिख देते हैं, यानी यहां पर ही 1.835 ऐसे करके लिखते साथ, जिसके साथ तो इससे आपके पास एरर इन z 0.017 आ जाती है। इस तरीके से भी आप z की एरर निकाल सकते थे, इस तरीके से भी आप z की एरर निकाल सकते हैं। तो अब आप लोग ये चीज है बेटा, डेल्टा z एरर इन z, बेटा डेल्टा z एरर इन z है। मैंने अभी बताए हैं, दो मेथड बताए हैं मैंने एरर इन z निकालने के। वो क्या है, मैं दोबारा इसको आपके सामने बता देता हूं। मैंने कहा जी कि लेंथ अगर दी हुई है यूं आपको 54.5 प्लस माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁻², ये लेंथ एल दिया हुआ। अब इस एल को आप इस तरह लिख सकते हैं 0.545 प्लस माइनस 0.005। मुझे 1/L की वैल्यू चाहिए। 1/L का नाम मैं रख देता हूं z, ठीक है कि नहीं? तो z मैंने निकाल लिया, 1/0.545 किया तो 1.835 आ गया। यहां तक तो मैंने z निकाल दिया। मैंने एरर इन z निकालना था। एरर इन z के मैंने दो मेथड बताए हैं। पहला मेथड ये है कि आप देखें, आप z की लार्जेस्ट वैल्यू निकालें। इसमें जो छोटा एल यहां लिखा हुआ है z के साथ सबस्क्रिप्ट में, ये एरर इन z है, सॉरी z की लार्जेस्ट वैल्यू, ये होगी 1/L की स्मॉलेस्ट वैल्यू आप इस्तेमाल करें। L की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? जब हम इसमें 0.005 पुट करते हैं तो ये एरर L की लार्जेस्ट वैल्यू बन जाती है।
जब 0.005 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एरर लेंथ की उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बन जाती है। और उसके बाद, और ये इसकी नॉर्मल वैल्यू तो ये खुद है ये। अब आप देखें एल की स्मॉलेस्ट वैल्यू यहां पुट करें 0.540 आ गया, तो ये आया 1.852। अब जब आपके पास z की लार्जेस्ट वैल्यू आ गई तो ये डेल्टा z से मुराद है एरर इन z। ये आप z लार्जेस्ट माइनस नॉर्मल z कर सकते हैं, और 1.852 में से 1.835 माइनस कर दें तो 0.017 आ जाता। पॉइंट क्या आ जाता? 017 आ जाएगा, वो एरर इन z है। ये एक तरीका है z को वर्कआउट करने का। उसके बाद फिर आपने क्या करना था, आप अगर इस तरह नहीं पसंद करते तो आप यूं भी कर सकते हैं। आपको याद है आपने एक फार्मूला पढ़ा था, मैं आपके सामने वो फार्मूला लिख देता हूं कि अगर y जो है वो k टाइम्स a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c, d की पावर d हो। आपने पढ़ा था एरर इन y, डेल्टा y का मतलब होता है एरर इन y ओवर y, या इज इक्वल टू a टाइम्स, ये जो कॉफिशिएंट होता है ये साइड पर आ जाता है, एरर इन a ओवर a प्लस b टाइम्स एरर इन b ओवर b प्लस c टाइम्स एरर इन c ओवर c प्लस d टाइम्स एरर इन d ओवर d। यूं आप लिख सकते थे इस तरह से। उसी को इस्तेमाल करते हुए मैंने कहा z इज इक्वल टू 1 ओवर l है, तो z बराबर किसके है? l माइनस 1 के। और फिर हम इसको किस तरह से लिखेंगे? एरर इन z ओवर z इज इक्वल टू -1 पावर 7 आ जाएगी। और फिर आपको पता है कि आपको इस नेगेटिव से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि आप तो डेल्टा z की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा z के नेगेटिव या पॉजिटिव होने में आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं ऑल टुगेदर। और अब एरर इन द वैल्यू ऑफ l क्या है? 0.005। डेल्टा l से मुराद एरर इन द वैल्यू ऑफ l है। आपको ये बात कैसे पता चली? ये यहां लिखी हुई थी। आप अगर ओरिजिनल पेपर पे देखें तो ये देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, 54.5 प्लस माइनस 0.5। ये देखें यहां लिखा हुआ है प्लस 0.5 इंटू 10⁻²। ये शायद फोकस नहीं हो रही, छोटी बहुत है इधर वैल्यू, मगर ये 0.5 और ये चीज जिसको मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, यहां आपको ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगी। देखें यहां पहले ऐसे लिखी फिर यूं लिख दी, ये एरर इन एल है। अब वो वैल्यू यहां पुट करें और एल की वैल्यू यहां पुट करें 0.545 और साथ जेड की वैल्यू निकालें 1.835। आपके पास एरर इन जेड आ जाएगा 0.017 आ जाएगा। आप इसके अलावा यह भी कर सकते थे कि आप जेड की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल लेते। जेड की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए आपको लेंथ की लार्जेस्ट वैल्यू पुट करनी पड़ती 1.55, उससे जेड की स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाती 1.818 आ जाती। और आप एरर इन जेड इस तरह भी निकाल सकते थे कि नॉर्मल जेड में से जेड स्मॉलेस्ट माइनस कर ले। बाज टीचर इस तरह भी पढ़ाते हैं कि वो जेड स्मॉलेस्ट भी निकलवाते हैं, जेड लार्जेस्ट भी कैलकुलेट करवाते हैं, फिर वो एरर इन जेड जो है वो जेड लार्जेस्ट माइनस जेड स्मॉलेस्ट ओवर 2 भी करवाते हैं। मार्किंग स्कीम में इन सब की प्रोविजन मौजूद है। आप चाहे खाली मतलब 4 तरीके अब आप समझे आपको एरर इन जेड निकालने के आ गए। एक तरीका ये है कि आप जेड लार्जेस्ट में से माइनस नॉर्मल जेड माइनस कर दें। एक है नॉर्मल जेड में से जेड स्मॉलेस्ट माइनस कर दें। एक है कि जेड लार्जेस्ट में से जेड स्मॉलेस्ट माइनस करके उसको 2 से डिवाइड कर दें, या वो आप फ्रैक्शनल एरर वाला मेथड लगाएं, एरर इन एल ओवर एल इनटू जेड करें। चारों मेथड से आप अगर निकालेंगे एरर इन जेड तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये चारों के चारों मेथड एक्सेप्टेबल हैं। ये चारों के चारों मेथड जो हैं ये स्कोर आपको हेल्प करेंगे स्कोर करने में। फाइनली आपने ये वर्किंग करके बिल आखिर आप इस तरह से आगे और आपने क्या कहते हैं आपके आंसर्स ये सारे आपके सामने आ रहे हैं ये लिखे हुए। इन्हीं को मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी लिख लिया। 1.835 अगर कोई बच्चा इस तरह लिखे तब भी उसे पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर वो इसको राउंड ऑफ करके यूं लिख दे, ऐसे लिख दे यूं, मतलब 1.835 को 1.84 लिख दे, इसे 0.017 को 0.02 लिख दे,
और सारा कॉलम 2 सिग्निफिकेंट फिगर से भर दे तो उसको भी पूरे नंबर मिलेंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाले को भी पूरे नंबर मिलेंगे और 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले को भी पूरे नंबर मिलेंगे। अब आ जाते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे बेटा अगर आप देखें तो ग्राफ में ग्रिड बनी हुई होती है। ये देखें आपके सामने मैं पेपर लाता हूं, आप ये चीज देखें कि आपको क्वेश्चन में अगला पेज, ये देखें आपके सामने ग्राफ बना हुआ आ रहा है, इसमें वैल्यूज वाई एक्सिस पर ग्रिड बनी हुई है, स्केल चुना हुआ है और एक्स एक्सिस के ऊपर भी वैल्यूज लिखी हुई हैं। आप बड़े खुश होंगे, आहा ये तो यार मजा, अब हमें स्केल चुनने का मसला ही नहीं है, हर चीज हमें अवेलेबल है। लेकिन बेटा यही चीज आपकी मुसीबत का बायस भी बन जाती है। पूछें कैसे भला? इस तरह से कि ये उनके पास ग्रिड बनी हुई है। अच्छा, अभी सैयद रिजवान ने कहा है कि ये आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखे हुए। जी बिल्कुल आपने ठीक है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। जब मैं इसको 3 कह रहा था तो बेसिकली मैं 3 डेसिमल प्लेस ले रहा था। आई अपोलोजाइज, मैंने जो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला मैं 3 डेसिमल प्लेस बोल रहा था, और जब मैंने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोला तो मैं इसको 2 डेसिमल प्लेस बोलना चाह रहा था। आई एम सॉरी। तो वो आपने अच्छा पॉइंट आउट किया, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर डाटा है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर डाटा है, मगर ये 3 डेसिमल प्लेस है और ये 2 डेसिमल प्लेस है। मैंने कहा था चाहे तो 3 डेसिमल प्लेस लिख लें चाहे तो 2 डेसिमल प्लेस लिख लें, ये मैंने कहना चाह रहा था। तो जब पहली दफा जब मैंने बात की तो मैंने 3 डेसिमल प्लेस को 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोल दी। आगे चलते हैं। अब देखें ये आपके पास ग्रिड आ गई और इसमें ये बात होती है कि आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। आपने जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, वाई एक्सिस पर 1/L है, एक्सिस वाई पर फ्रीक्वेंसी है। आप वाई एक्सिस पर 1/L है, बल्कि नहीं, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर है, फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पर है और 1/L जो है वो एक्स एक्सिस पर है। जी 1/L अगर आप नोट करें तो एक्स एक्सिस पर है और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर है। ठीक है, आपने 6 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, अपने 6 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, ये आपके 6 पॉइंट्स आ गए। इसमें आपको पता है कि आपका पहला पॉइंट ये 256 है और 1/L यहां पर 1.835 आ जाएगा। ये जी 294 है और यहां पर इसकी वैल्यू 2.083 है। उसके बाद आप देखें ये चीज आपकी 330 है, ये चीज 350 है और ये चीज 396 और ये चीज 440 और यहां पर ये वाली वैल्यू जो है 2.353, ये वाली वैल्यू जो है 2.50, ये वाली वैल्यू जो है 2.817 और ये वाली वैल्यू जो है 3.125। ठीक है कि नहीं? ये आपने 6 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। मैंने कहा था आप बड़े खुश होंगे जी कि ये तो ग्राफ बना बनाया दे देते हैं, एक्स एक्सिस पर भी स्केल चुनने की जरूरत नहीं, वाई एक्सिस पर भी स्केल चुनने की जरूरत नहीं। मगर आपको पता है कि उनके पास एक प्लास्टिक की शीट होती है, ये प्लास्टिक की शीट पर वही ग्राफ उसी ग्रिड उतने ही स्केल का बना हुआ होता है और वो प्लास्टिक शीट उठाकर आपके शीट के ऊपर रख देते हैं और फौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपने कोई पॉइंट गलत तो नहीं प्लॉट किया हुआ, और 6 में से अगर आपने 2 पॉइंट्स गलत प्लॉट किए हैं तो आपके ये पूरे नंबर चले जाएंगे ग्राफ बनाने के। अब यहां पर आपने ये ड्रॉ कर दी लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसे कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपने पूछे क्या करना है, आपने इसके ऊपर 2 पॉइंट्स चुनने हैं। क्या चुनने हैं? 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स में क्या खूबियां होनी चाहिए? ये 2 पॉइंट्स आपने चुनने हैं ग्रेडियंट के लिए, ये 2 पॉइंट्स आपने चुनने हैं ग्रेडियंट के लिए, ये 2 पॉइंट्स आपने चुनने हैं ग्रेडियंट के लिए। मसलन मैंने जो ग्राफ बनाया हुआ है, मैंने भी ये ग्राफ आज से 3-4 साल पहले बनाया था, ये आपके सामने उसकी वो वीडियो वो आ रही है तस्वीर। इसमें अगर आप देखें तो आपको 2 लकीरें नजर आ रही होंगी। इसमें जो रेड लकीर है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है और जो ब्लैक लकीर है, ब्लैक लाइन है, वो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन है। वो मैं बाद में बताता हूँ कि वो कैसे कैसे ड्रॉ करनी। मगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर ली।
और उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हमने रीड कर लिए, 2 पॉइंट उससे हमने वो कर लिए, रीड कर लिए। इन 2 पॉइंट्स में खूबियां क्या होनी चाहिए? ये बेटा अदर देन योर प्लॉटेड पॉइंट्स होने चाहिए। ये 2 पॉइंट्स अदर देन योर प्लॉटेड पॉइंट्स होने चाहिए। ये 2 पॉइंट्स एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल होने चाहिए। रफली 2/3 ऑफ द लाइन तो कम से कम ये दूर हो एक दूसरे से। और प्लस ये इजीली रीडेबल पॉइंट्स होने चाहिए। इजीली रीडेबल से मुराद क्या है कि अगर एक लाइन यूं जा रही है, यूं जा रही है, ऐसे जा रही है, तो आप ये चीज देखें कि जिसका ये वाला पॉइंट है ये एग्जैक्टली एक कॉर्नर से गुजर रहा है, मगर ये वाले पॉइंट्स जो है उसके किसी कॉर्नर से नहीं गुजर रहे। तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट चुनना चाहिए जो किसी कॉर्नर से गुजर रहा हो, जो इजीली रीडेबल हो। तो आपने ये 2 पॉइंट्स चुन लिए, फिर इनकी मदद से आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट की, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जो कि इस केस में आपको पता है f2 माइनस f1 ओवर 1 ओवर l2 माइनस 1 ओवर l1 बनेगी। वो आपकी बनती है जनाब 422 माइनस 280 ओवर 3 माइनस 2। तो ये आपका आंसर आ गया जनाब। कितना आंसर आया आपका? 142.9। मेरे पास अब चूंकि पुराना डाटा है तो अब ये इस रफली इससे एग्जैक्टली मुमकिन है ये मैच ना कर रहा हो। 422 माइनस 280 कितना होता है जी? 422 माइनस 280 को बंदा कैलकुलेट करके बताए कितना होता है? बहरहाल नेवरदलेस ये आपके पास 142 जी, तो बता सकता है मुझे कि नहीं? सर 142 होता है। 142 होता है। बहरहाल जी मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 142.0 यूं कह लें। अच्छा यूं, ये ग्रेडियंट आ गई 142.0। ये बेटा मेरे पास ग्रेडियंट आ गए। अब अगला जो क्वेश्चन ये था, अब यहां से बात शुरू होती है कि जनाब जो आपने क्वांटिटीज प्लॉट की थी, मिसाल के तौर पे मैं ये पहले पॉइंट को जरा गौर से आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं कि आप यहां पर देखें एक्स एक्सिस पर यहां लिखा हुआ है 1.8, फिर यहां लिखा हुआ है 2 और बीच में 10 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और चलें यहां पर हम 10 कर लेते हैं। 2.0 यूं कर लिया हमने। अब उस हिसाब से ये 1.8 है, ये 2.0 है, तो 1 पॉइंट ये चीज हो जाएगी 1.82 1.84 1.86 1.88 1.90। ठीक है कि नहीं? अब आप देखें जो मैंने क्वांटिटी प्लॉट कर, और इधर जहां पर फ्रीक्वेंसी आ रही है 256 उसके सामने मैंने प्लॉट करना है। मैंने प्लॉट करना है 1.835 1.835 1.83 यहां कहीं आता है, यहां 1.83 आता है और 1.835 बनेगा यहां पर। ये मेरा पॉइंट यहां प्लॉट हो गया। ठीक है, मैंने प्लॉट कर लिया, मगर मेरे पास जो क्वांटिटी थी वो थी 1.835 प्लस माइनस 0.017 थी, प्लस माइनस 0.017 थी। अब 0.017 जब मैंने इसमें पुट किया तो ये 1.852 होगी। तो मैं 1.852 तक गया, ये 1.85 यहां है, उससे जरा आगे, और यहां आकर मैंने ऐसे करके एक बार लगा दी यूं, और फिर मैंने 1.835 में से 0.017 माइनस किया, 1.835 में से 0.017 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 1.818। वो आएगा पॉइंट यहां कहीं आएगा, यहां कहीं आएगा, ये बन जाएगा। और यूं मैं पॉइंट प्लॉट करूं। अब मैं इसको दोबारा आपके सामने बताता हूं कि मेरा पॉइंट जो प्लॉट हुआ है वो उसमें ये एरर बार्स ऐसे बनी हुई यूं करके। इधर 256 की लाइन है फ्रीक्वेंसी की, ये नीचे बिल्कुल 1.835 है। ये जो बार मैंने बनाई है ये 1.852 पे बनाई है, ये मैंने बनाई है 1.818 पे। ये जो मेरा लेंथ है ये 0.017 आ गया। मैं इस तरह से अपनी एरर बार, इन्हें कहते हैं प्लॉटिंग विद द एरर बार्स। अब मैं प्लॉटिंग विद द एरर बार्स करके मेरे जो पॉइंट्स 6 के 6 आएंगे, जो ग्राफ है वो इस तरह का था। 1 ओवर एल जो है वो यहां है, फ्रीक्वेंसी यहां है,
तो आप देखेंगे मेरे जो पॉइंट 6 मैंने प्लॉट किए वो इस तरह थे, और ऊपर जाकर एरर बार्स बड़ी हो रही हैं। छठे पॉइंट की एरर बार बड़ी थी सबसे। इस तरह से मेरे पॉइंट्स प्लॉट हो गए, ठीक है कि नहीं। अब जब मैंने यूं प्लॉट कर लिए, ये देखिए ये ओरिजिनल मेरा पास जो पेपर है, जो बड़ा खस्ता हाल में है, जो काफी पुराना मैंने था, उसमें ये मैंने एरर बार्स प्लॉट की हुई थी। अब क्या होगा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो मैं पहले ही ड्रॉ कर चुका था, वो मैं नहीं ड्रॉ करूंगा। लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपको याद है, वो यूं थी, यूं थी। मैं उसको दोबारा बोल्डली ड्रॉ नहीं करना चाहता। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन क्या है? वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन ये है कि मैं ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला दूं तो मेरे पास वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन आ जाती, ये ब्लू लाइन, या ये या ये। ठीक है कि नहीं। इन दोनों ब्लू लाइनों में से किसी एक को आप प्लॉट कर दें तो आपने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बना दी और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के ऊपर क्या कैलकुलेशन करनी है, आपने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के भी पॉइंट्स रीड करने हैं। कोई 2 पॉइंट्स रीड करने हैं वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन पर, और आपने उसके पॉइंट्स लिखने हैं। फर्ज करें मैंने जो लिखे थे वो थे 1.84, 260, और डी का लिखा था 3.1, 430। इस तरह जो मैं नई ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा, 430 माइनस 260 ओवर 3.1 माइनस 1.84, तो मेरी जो नई ग्रेडियंट आई वो आई 150.1। ये मेरे पुरानी जो कैलकुलेशन है उसमें आई, मुमकिन है। अब ये मेरी ग्रेडियंट आ गई, क्या आई, 150.1। ये है जी ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। तो क्या करूं, मेरी एरर इन ग्रेडियंट क्या होगी, एरर इन ग्रेडियंट होगी वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की ग्रेडियंट माइनस मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट की ग्रेडियंट। तो 150.1 माइनस 142 कर दिया मैंने, तो मेरा जवाब आ गया 8.1। अब मैं अपनी जो ग्रेडियंट कोट करूंगा, अब जो मैं अपनी ग्रेडियंट कोट करूंगा, अच्छा क्या आ रहा है जी अभी आप, अच्छा अभी किसी बच्चे ने क्या वो पूछा है कि सर ये 134.92 आ रहा है। अच्छा ठीक है, 134.92 पूछे किस तरह से आ सकता है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं बेटा। ये है कि मैंने, अब मेरी बात सुने, ये देखें, आप में से कुछ ने, अच्छा अच्छी बात है कि आप क्लास में बड़े अटेंटिव बैठे हुए। देखें ये मेरे पॉइंट्स प्लॉट हो गए, ये मेरे पॉइंट्स प्लॉट हो गए एरर बार्स के साथ, ठीक है कि नहीं। ये मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट होगी। अब मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट की ग्रेडियंट आ रही है 142, ठीक है। अगर मैं ये वाली वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाऊं, ये वाली वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाऊं, तो मेरी ग्रेडियंट जरा ज्यादा आएगी, और उसकी ग्रेडियंट आएगी, लेट्स से वो आती है 150.1, ठीक है कि नहीं। तो मैं एरर इन ग्रेडियंट इस तरह निकालता हूं कि वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन माइनस नॉर्मल लाइन, 150.1 माइनस 142, तो मैं कहता हूं जी 8.1 मेरी एरर आ गई, और मैं आखिर में आंसर कोट करता हूं 142.0 प्लस माइनस 8.1। अच्छा मेरी बात सुने, इस पेपर में आपको एरर इन ग्रेडियंट ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखने का हक हासिल है। इसमें आप पहले होता था ना, आप एरर को सिर्फ एक नंबर, आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा फर्ज करें कोई बच्चा ये वाली लाइन ऑफ वर्स्ट फिट नहीं बनाता, वो ये बनाता है, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट होगी, और उसने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन ये बना दी यहां से। इस सूरत में जो उसकी ग्रेडियंट आएगी वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट से कम आएगी, और जो आप कोट कर रहे हैं कि सर ये आ रही है, वो गालिबन इसकी आ रही है। कि इसका मतलब है, हाँ मैंने भी, अगर आप नोट करें तो ओरिजिनल पेपर में जो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाई हुई है वो नीचे से गुजर रही है, वो ये वाला केस बनाया हुआ है, ये वाला केस नहीं बनाया हुआ। उसमें आपने जो कैलकुलेट किया, कितना आपने बनाया, 130, क्या बताया आपने कितना आ रहा है आपका, आपने अभी जो कैलकुलेशंस किए वो क्या है, 134.92। शाबाश, ये वर्स्ट एक्सेप्टेबल की ग्रेडियंट होगी। अब आपने एरर निकालना है, तो एरर इन ग्रेडियंट क्या होगा, नॉर्मल ग्रेडियंट माइनस वर्स्ट एक्सेप्टेबल की ग्रेडियंट माइनस कर दें। इसमें कोई रूल नहीं है,
आपने बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है कि नहीं? आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। 142 में से 134.92 माइनस कर दें, आपके पास आ जाता है, आप देख लें ये क्या आ रहा है आपके पास, मेरा ख्याल है 8 के 7.1 आ रहा है। तो आप अगर 7.1 भी आपका आ रहा है तो आप उसको 142 प्लस माइनस 7.1 लिख सकते हैं, 142 प्लस माइनस 7 लिख सकते हैं। अच्छा, आपको इस तरह से है कि आपकी एरर्स में स्लाइड डिफरेंसेस आ सकते हैं, आपके एरर्स में स्लाइड डिफरेंसेस आ सकते हैं। मुमकिन आप एक अप्रोच से करें तो आपका एरर कुछ हो रहा है, और एक और अप्रोच से करें तो आपका एरर कुछ हो रहा है। तो मार्किंग स्कीम में उन सब का मार्जिन मौजूद होता है, मार्किंग स्कीम में उन सब का मार्जिन बेटा क्या होता है, मौजूद होता है। वो आपको उस मार्जिन पे दे देते हैं मार्क्स, वो आपको उसकी पनिशमेंट नहीं देते। अब आपने ग्रेडियंट निकाल ली, ग्रेडियंट ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट की ग्रेडियंट भी निकाल ली, और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की ग्रेडियंट भी निकाल ली, और उनको डिफरेंस निकाल कर एरर इन द ग्रेडियंट भी कोट कर दिया। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का पार्ट डी पार्ट 1 था, ये आगे फर्दर कैलकुलेशन। फर्दर ये है कि उसने कहा जी, उसने आपको टेंशन की एक वैल्यू दी हुई थी, टेंशन की वैल्यू दी हुई थी 30 प्लस माइनस 3 न्यूटन। ये देखिए अभी आपके सामने ये पेपर का बकाया हिस्सा आता है, ये क्वेश्चन, ये पेपर देखें आपके सामने पेपर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पेपर, ये देखें इसका ये वाला पार्ट आपके सामने आ गया, 30 प्लस माइनस डी। और फिर आगे चलें, इसके 2 नंबर हैं, और ये देखें इसमें 30 प्लस माइनस 3 है। आगे चलते हैं, और हाँ ये देखिए इसमें टेंशन जो है वो 30 प्लस माइनस 3 न्यूटन है। आगे चले नीचे, आप देखिए इस ये आपसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन म्यू निकालना है। आगे नीचे चलें, और फिर आपसे आर भी कैलकुलेट करवाया जा रहा है, तो आपसे उसकी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करवाई जा रही है। उसका मतलब आपने इसमें हर चीज की एरर्स वगैरह सारी निकालनी। आए जरा अब इसको देखते हैं कैसे। आप देखें इसमें पूरा जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें जो ग्रेडियंट थी, ग्रेडियंट जो है वो थी इसकी 1/2 टी ओवर म्यू, ठीक है। क्योंकि आपने इसमें म्यू को कैलकुलेट करना है, तो बेहतर यह है कि म्यू को सब्जेक्ट बना लिया जाए, ठीक है। स्क्वायर कर दें इसको, 1/4 टी और म्यू, ये 4 है, ये म्यू है, ये जरा कंफ्यूजन ना हो। और म्यू को सब बना लें, म्यू किसके बराबर है, टेंशन ओवर एम स्क्वायर और साथ 4, ये और ये 1 वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई। अब म्यू की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप टेंशन की वैल्यू पुट करेंगे 30, और यहां आप ग्रेडियंट की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई 3.7195। शुरू में आप बेटा खुल के उसके सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स भरा करें। अभी आप देखें मैं इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख दिया, कोई मसला नहीं। आगे जाकर देखेंगे क्या इसका हिसाब किताब है, जब आखिर में कोट करना होगा उस वक्त इसके यूनिट्स देख लेंगे। अच्छा, अब ये चीज देखें कि आपको तो म्यू के पता नहीं है कि उसके यूनिट्स क्या हैं, तो आप बेशक ना लिखें, आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। लेकिन मुझे चूंकि एज ए टीचर पता है कि ये केजी पर मीटर है, तो मैं लिख देता हूं। लेकिन अगर आपको नहीं पता या आप जज नहीं कर सकते एकदम, तो कोई मसला नहीं है, इस पर आपको नहीं, आपके मार्क्स नहीं पता चले कटेंगे। और याद रखें ग्रेडियंट के यूनिट्स अगर निकालने हो, ग्रेडियंट के यूनिट्स निकालने हो, तो वो हमेशा वाई एक्सिस की क्वांटिटी के यूनिट्स को एक्स एक्सिस की क्वांटिटी के यूनिट से डिवाइड कर दें, तो ग्रेडियंट के यूनिट्स आ जाते हैं। अच्छा, अब ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब मेरा दिल है कि मैं म्यू की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालूं। म्यू की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू तब होगी जब टेंशन की लार्जेस्ट होगी और ग्रेडियंट की स्मॉलेस्ट होगी। आपको याद है, आप अगर म्यू को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, जब आप न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करें, और न्यूमरेटर के साथ ये छोटा सा जो एल लगा हुआ है, ये लेंथ का एल नहीं है, ये टी लार्जेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एम एस जो यहां लिखा हुआ है ग्रेडियंट के साथ छोटा सा एस, ये ग्रेडियंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टेंशन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 30 में 3 ऐड कर दें। आपको पता है 30 में 3 ऐड कर दें तो टेंशन की लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी। 30 से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो टेंशन की स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। 12 लार्जेस्ट वैल्यू यहां पुट कर दी 33, और ग्रेडियंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की थी जो वर्स्ट एक्सेप्टेबल की थी, आप लोगों के मुताबिक वो 130
4.9 आ रही थी आप लोग, आपने स्क्वायर किया, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आया 4.5355, 4.5335, 4.535 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अगर आप ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आखिर में आप उसको कर सकते हैं, जब आखिरी आंसर लिखते वक्त आप उसको कोट करते वक्त उसके सिग्निफिकेंट फिगर आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देखें, आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई 3.719 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, और फिर आपने म्यू लार्जेस्ट भी निकाल लिया, म्यू लार्जेस्ट आपका आया 4.5335 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। एरर इन म्यू निकालें, म्यू लार्जेस्ट माइनस म्यू करें, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 0.81 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। ठीक है, अब आप उसको कोट करते वक्त, फाइनली कोट करते वक्त आप इसके जो ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये ड्रॉप कर सकते हैं। ये वैल्यू 3.7195, इसे आप लिख लें 3.72, और अब आपका आंसर आप लिख सकते हैं 3.72 प्लस 0.81 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 kg पर मीटर, म्यू मास पर यूनिट लेंथ। और उसके बाद जब उसने अगले पार्ट में इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछी है, एरर इन म्यू ओवर म्यू इन 200, ये तो कोई मसला नहीं है, अनसर्टेनिटी को ऊपर रखें, 0.81 3.72 को नीचे रखें, इनटू 10 रेज़ टू पावर 4 -4 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऊपर नीचे से दोनों से कट जाएगा, इनटू 100, तो ये आपका आंसर आ जाता है 22%। इसका मतलब है इसमें 22% की एरर है। ठीक है, आगे चले जनाब, वो आपको पार्ट ई में, पार्ट ई देखें जरा आप लोग, पार्ट ई बल्कि यहीं पे कर देते हैं, उसको दोबारा पेपर पे जाने की जरूरत नहीं है। म्यू इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर, उसने खुद ही फार्मूला उसने दिया हुआ, और उसने आपसे रेडियस मांगा है, और डेंसिटी की वैल्यू उसने 8800 दे दी है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है, अगर वो इस डेंसिटी के साथ कुछ प्लस माइनस कर देता तो हमारे लिए फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो जानी थी, हमारी कैलकुलेशंस और लंबी हो जानी थी, फिर हमें बहुत कुछ और करना पड़ता। लेकिन चलें, उसको हमारे ऊपर रहम आ गया, उसने खाली म्यू 8800 दे दिया। तो अब आप आर, जो आर स्क्वायर है वो म्यू ओवर रो पाई आपने कर लिया, आर आपका अंडर रूट म्यू ओवर रो पाई, ऐसे आपने निकाल लिया। अब आप आर की वैल्यू निकालें, म्यू की वैल्यू आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 3.7195 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 थी, डेंसिटी की वैल्यू 8800, और पाई 3.1415, अंडर रूट करें, आपका आंसर आता है 1.16 इंटू 10 रेज़ पावर -4 मीटर, 1.16 इंटू 10 पावर -4 मीटर। ठीक है, उसके बाद उसने आपसे कहा है कि इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी निकालें, इसका मतलब आपकी जान अभी तक नहीं छूटी। तो एरर की आर आपके पास किसके बराबर है, म्यू ओवर रो पाई अंडर रूट। अब आर की लार्जेस्ट वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो म्यू की लार्जेस्ट वैल्यू यहां पुट करें ओवर रो पाई। अगर आप उसने डेंसिटी के साथ एरर दिया हुआ होता, अगर उसने इस डेंसिटी के साथ भी कोई एरर दिया हुआ होता, डेंसिटी ऐसे ना लिखी होती, 8800 ना लिखी होती, इसके साथ प्लस माइनस 100 किया हुआ होता, तो फिर आपको यहाँ डेंसिटी की स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करनी पड़ती। आर को लार्जेस्ट वैल्यू देने के लिए न्यूमरेटर अगर लार्जेस्ट है तो डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होना चाहिए, और आपको उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 8800 में से वो 100 माइनस करके 8700 यूज करना पड़ता। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी, उसके ऊपर रहम आ गया, उसने आपको डेंसिटी में एरर नहीं दिया। बाज ऐसे पेपर आए हैं उसमें उसने इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस कराई हैं कि हर एक में उसने एरर दिया हुआ था, और वो एरर कैलकुलेट कर करके बच्चों की जनाब तबीयत सेट हो जाती। अब आप आर लार्जेस्ट की वैल्यू निकालें, आर लार्जेस्ट आपने पुट करना है, म्यू एल लार्जेस्ट आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, म्यू की लार्जेस्ट वैल्यू वो है 4.5335 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 ओवर 8800 इंटू 3.1415 अंडर रूट, यूं करते हैं, और उससे आपके पास आर की लार्जेस्ट वैल्यू आ गई 1.28 इंटू 10 पर -4, ये आ गई। एरर इन आर क्या होगा,
आर लार्जेस्ट माइनस आर, वो निकाल कर वो आपका वैल्यू आ रही है 0.12 इंटू 10⁻⁻⁴, और फिर एरर इन आर ओवर आर इंटू 100 कर दें। नॉर्मल आर की वैल्यू कितनी थी, आपने निकाली थी 1.16, तो ये आपका आंसर आता है 10.3%। अब बेटा मैंने आपसे कहना ये है कि मैं आपको इसका होमवर्क दे रहा हूं। इसका क्या दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं पेपर 2 का भी, क्वेश्चन 2 का भी। और क्वेश्चन 2 का जो होमवर्क है वो आपने इस तरह से करना है कि ये क्वेश्चन मैं खुद भी किया करूंगा, और इस क्वेश्चन का मैं आपको पहले अपना जो अपनी मेरी जो क्वेश्चन हुआ करेगा ना क्वेश्चन, उसको करके मैं आपको अपना क्वेश्चन भी ग्रुप में शेयर किया करूंगा। आपने मेरा आंसर और अपना आंसर खुद कंपेयर करना है, और फिर आपने अपना आंसर मुझे सेंड कर देना है, ठीक है कि नहीं। लेकिन आपने पहले अपना पेपर मेरे पेपर के साथ खुद पहले कंपेयर करना है, कंपेयर करके अपना सारा उसको चेक करके अपनी वैल्यूज को फिर मुझे सेंड करना है। यानी क्वेश्चन 2 जो है वो आप पहले अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ खुद कंपेयर करेंगे, और उसके बाद आप मुझे भेजेंगे। मसलन ये जो क्वेश्चन है ये आज आप लोगों ने सारों ने करना है, फिर इसको मेरे जो ये आंसर्स हैं उनके साथ आपने कंपेयर करके फिर आपने सेंड करना है मुझे। और इसके साथ जो मैं 2-3 और क्वेश्चंस दे रहा हूं वो भी मैं खुद उनके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूंगा। आपने अपना क्वेश्चन करके मेरे क्वेश्चन के साथ उसको कंपेयर करके, मेरे पेपर के साथ उसको कंपेयर करके फिर आपने मुझे सेंड कर देना है। लेकिन उससे पहले कंपेयर किए बगैर नहीं सेंड करना। प्लस आप में से जितने लोगों ने अभी तक लॉग नहीं पढ़ा हुआ, वो आज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या इसमें बल्कि इसमें गूगल क्लासरूम में इन्फॉर्म कर दें कि जी हमने व्हाट्सएप अभी तक लॉग्स नहीं पढ़े, ताकि फिर मैं उस हिसाब से अपना फ्यूचर प्लान कर लूं पेपर 5 का। बेटा यहाँ पर आपका होमवर्क ये है कि ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, और इसके साथ 2-3 और क्वेश्चन है जो मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन जो भी 2-3 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा मैं उनके सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने अपना आंसर मेरे आंसर के साथ कंपेयर करना है, अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट को मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट के साथ कंपेयर करना है, और फिर उसके बाद आपने फिर मुझे वो सेंड करना है। तो ये पेपर आप जो ये तो मैंने सारा डिस्कस किया, इसमें मैंने अपने आंसर्स भी आपके आंसर्स के साथ शेयर किए हैं। तो ये वाला पेपर तो आप करें और ये सेंड करें, और प्लस असाइनमेंट 4 जो बाकी लोगों ने जिन्होंने पुराने काम नहीं किए वो जल्दी जल्दी सारे कर दें। इजाजत आप लोगों को बेटा, अल्लाह हाफिज।